नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और आज हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 10वीं यूनिट के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज आए हैं। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग आज से एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की 10वीं यूनिट, जिसमें कुछ सांविधिक संस्थाएं और कुछ संवैधानिक संस्थाओं के बारे में हम लोगों को डिस्कस करने के लिए कहा गया है या हमें पढ़ने के लिए बोला गया है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी चीज़ को हमें किस स्तर पर तैयार करना है, किस तरीके से हम लोगों को तैयारी करनी है, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे नहीं कहता, मैं कहता हूं कि अगर आप दुनिया की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे व्यापम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे छोटे से लेकर या यूपीएससी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहला आप लोगों को पढ़ने का जो तरीका है वो मेरे नज़रिए से जो होना चाहिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस का जो है वो एनालिसिस या पाठ्यक्रम का विश्लेषण हम लोगों को करना चाहिए कि हम लोगों को टॉपिक में कितना पढ़ना है। नो डाउट आप लोगों को ज्ञान बढ़ाना है, खूब किताबें पढ़िए, खूब दुनिया भर की एक सब्जेक्ट की 10-10 किताबें लाइए, आप लोग पढ़िए। लेकिन मैं कहता हूं कि उसमें भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जितना कि हमारे पाठ्यक्रम या जितना कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद आप 50 किताब पढ़ो, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये 10th यूनिट या ये अगर टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम हम लोग जो आज की क्लास में करेंगे वो पहला काम करेंगे सिलेबस का एनालिसिस या पाठ्यक्रम का विश्लेषण, और देखेंगे कि जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोगों को कितना काम आएगा, प्रीलिम्स में वो हमें कितने मार्क्स देगी, मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस उससे आने वाले हैं, और तीसरी चीज़ जो हम लोगों को देखना है कि हमारे सिलेबस का कितना भाग वो कवर करता है, कि हमारे सिलेबस या मुख्य परीक्षा की कितनी यूनिट को वो कवर करता है, या प्रीलिम्स में हम लोगों को कितने मार्क्स वो देकर जाने वाले हैं। ठीक है, हमारा हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका यही रहेगा। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि पुराने सालों में कितने क्वेश्चंस उससे आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, भविष्य में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मेंस में किस टाइप के 3 मार्कर बनेंगे, 3 मार्कर बनेंगे, किस टाइप के 5 मार्कर बनेंगे और किस टाइप्स के 11 मार्कर बनेंगे। इसी तरीके से हम लोगों को पढ़ने का आयाम होगा, इसी तरीके से हमारा पढ़ने का तरीका होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा, तो इस टॉपिक के बारे में भी हम लोग सबसे पहले पाठ्यक्रम का एनालिसिस या मैं कहूँ सिलेबस एनालिसिस वो कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, ठीक है, एमपीपीएससी ने क्या किया 2020 में अपने सिलेबस को अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद उसने सिलेबस को यूनिट वाइज बांट दिया, यूनिट वाइज बांट दिया। अभी हम लोग प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको यूनिट वाइज बांट दिया, और कितनी यूनिटों में बांटा, तो 10 यूनिटों में बांट दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस सिलेबस से पहले ये सारे जो आप लोगों को बोर्ड पर आयोग दिख रहे हैं वो नहीं थे, वो थे, लेकिन स्पेसिफिक रूप से नहीं लिखा गया था कि ये आयोग आप लोगों को पढ़ना है। पॉलिटी के अंतर्गत इन सभी को हम ऑलरेडी पढ़ते ही थे पहले भी, लेकिन अब आयोग ने बोला कि भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको पढ़ना है। हम लोगों ने एक अलग यूनिट आप लोगों को दे दी और कहा कि सब यूनिटों से बराबर नंबर आएंगे, मतलब बराबर क्वेश्चंस आएंगे। तो लगभग आप मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस आने की संभावना इस यूनिट से रहती है। कितने क्वेश्चंस, तो 10 प्रश्न। वो अलग बात है, यूनिट में ऊपर नीचे हो जाता है, कभी 7, कभी 5, कभी 6, कभी 4 ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन लगभग मोटे तौर पर हम लोग मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो आयोग ने जब 2020 में अपडेट किया तो 10th यूनिट में हम लोगों को कहा, और इस यूनिट के नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, बोला है कि राष्ट्रीय स्तर की, क्या बोला, राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल की जितनी भी संस्थाएं हैं, और प्रादेशिक मतलब राज्य स्तर,
राज्य के स्तर की जितनी भी संस्थाएं हैं, अब उन संस्थाओं को भी बांट दिया कि संवैधानिक संस्थाएं और सांविधिक संस्थाएं, मतलब राज्य स्तर की संवैधानिक संस्थाएं और राष्ट्रीय स्तर की संवैधानिक संस्थाओं को हमको पढ़ना है, राज्य स्तर की सांविधिक संस्थाओं को पढ़ना है और राज्य स्तर की संवैधानिक संस्थाओं को भी हम लोगों को पढ़ना है। इस तरीके से इसमें बोला गया, स्पेसिफाई करके ये सारे नाम उनने लिख दिए कि ये संस्थाएं हम लोगों को फलाना फलाना संस्थाएं हम लोगों को पढ़ना है, किन किन आयामों पे हमें ये पढ़ना है। तो जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग, और राज्य के निर्वाचन आयोग की बात करें तो मध्य प्रदेश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है या राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, अब मैं जैसे भी आपको बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो संवैधानिक संस्था है। तो अब देखिए, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये राष्ट्रीय हो गया, ठीक है, और जो राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं तो वो प्रादेशिक संस्था हो गई, ठीक है। तो इसका जो हम लोगों को वर्गीकरण भी अभी हम लोग आगे की स्लाइडों में करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में हमें पढ़ना है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या चीजें हैं, एमपीपीएससी से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में पढ़ना है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, मानव अधिकार आयोग मतलब ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ना है, साथ ही में वुमेन कमीशन या महिला आयोग के बारे में पढ़ना है, बाल संरक्षण आयोग बच्चों के संरक्षण या उनके अधिकार के संरक्षण के लिए जो आयोग बनाया गया है, बाल संरक्षण आयोग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, अनुसूचित जाति या एसटी आयोग, एससी आयोग कहते हैं, और अनुसूचित जनजाति आयोग मतलब एसटी आयोग, इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए जो एक संस्था बनाई गई है एससी और एसटी समुदाय के अधिकारों के संरक्षण के लिए, तो वो सभी संस्थाओं को हम लोगों को पढ़ना है। फिर बात करें पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, ठीक है, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या एनजीटी हम इनको कह दें, इसके बारे में डिटेल में स्टडी हम लोगों को करना है, या खाद्य संरक्षण आयोग। जितने आयोग यहाँ पर लिखे हुए हैं कम से कम इतने आयोगों को तो हम लोगों को पढ़ना ही है, ठीक है। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो हम लोग उन्हें भी एक ब्रीफ लेवल पे, मतलब एक बहुत कम जानकारियों के साथ हम लोग उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना ये लिखे हुए हैं ये तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक। तो सर ये सारे जो आपने नाम बताए, ये सारी चीज़ें तो हम लोग पढ़ लेंगे। तो क्या इन आयोगों को पढ़ने के बाद ये हमें कुछ मुख्य परीक्षा में क्या हमें मदद करेंगे? तो नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज़ का जवाब है कि हाँ बिल्कुल, जो भी हम लोग प्रीलिम्स के लिए जितने भी कमीशन या जितनी भी संस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे वो हमको मुख्य परीक्षा में भी काम आने वाली है। कहाँ पर काम आने वाली है मुख्य परीक्षा में? तो मुख्य परीक्षा का सेकंड पेपर मतलब द्वितीय पेपर, मुख्य परीक्षा में जो द्वितीय पेपर है उसकी सेकंड यूनिट जब आप देखेंगे पार्ट ए की, पार्ट ए की सेकंड यूनिट जब देखेंगे तो उसमें हमें पहली लाइन में कुछ आयोग बोला जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नीति आयोग। तो ये 5 संस्थाएं हैं। ये 5 संस्थाएं कॉमन हैं जो हमें प्री में भी काम आएगी और मेंस में भी काम आएगी। मेंस में भी ये नंबर देकर जाएगी और प्रीलिम्स में भी ये संस्थाएं हमें नंबर लेकर जाएगी। तो हम लोग जो पढ़ाई करेंगे, जो संस्थाएं या जो वो आयोगों को पढ़ेंगे, तो हम इस स्तर पर पढ़ेंगे कि आपकी जो ये यूनिट है सेकंड पेपर या मेंस की जो यूनिट है ये यहीं पर कंप्लीट हो जाए। इसको आपको अलग से कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा। आप लोगों ने लिख कर लाइएगा या लिख कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को डालना होगा। तो इस तरीके से हम लोगों को पढ़ने का तरीका होगा। आप लोगों ने देखा मेंस में हमें कहाँ कहाँ काम आ रही, आप लोगों ने देखा प्रीलिम्स में हमें कितने मार्क्स देकर जा रही है और प्रीलिम्स में कितने स्तर तक हम लोगों को ये जो संस्थाएं हैं वो हमें काम आ रही है। ठीक है, यही तरीका हर सब्जेक्ट को पढ़ने का होना चाहिए, हर स्टूडेंट का तरीका यही होना चाहिए कि हमें ऐसे
उठकर ऐसा कि 2-4 किताबें ले आए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में है। उसके बाद अगर आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके बाद आप खूब किताबें पढ़िए, लेकिन पहला काम सिलेबस में जो दिया है उस चीज़ को कंठस्थ करना है, उस चीज़ पे हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अब हम लोग बात करेंगे कि इतनी सारी जो संस्थाएं 17-18 लगभग मैं कह दूं आपको कि हम लोग 18 संस्थाओं के बारे में स्टडी करने वाले हैं या 18 आयोगों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो पढ़ने के दृष्टिकोण या हमारे पढ़ने में जो सहूलियत हो या हम लोगों को आसानी हो, इसलिए हम इन संस्थाओं को अलग अलग भागों में बांट देते हैं। उसी के हिसाब से क्वेश्चंस भी बनते हैं कि प्रीलिम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसी हिसाब से हम इन संस्थाओं का वर्गीकरण कर देते हैं। तो ये वर्गीकरण करने से क्या होगा, ये वर्गीकरण करने से हम लोगों को पढ़ने में सहूलियत होगी, हम लोगों को समझ में आएगा कि कौन सी संस्थाएं सांविधिक संस्थाएं हैं, कौन सी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये वर्गीकरण जो है वो हर इंसान अपने अपनी पढ़ने की सहूलियत या उसे जिस तरीके से आसान पड़ता है पढ़ने में उस हिसाब से करता है। और मुझे जिस तरीके से आसान पड़ता है तो मैं भी इसी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। तो जितने भी वो आयोग हम लोगों ने यूनिट 10 में हम लोगों ने देखे थे, उन्हीं आयोगों को हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिए हैं। कितने भागों में? तो 2 भागों में हम लोगों ने बांट दिए। और उसमें जो पहला भाग है वो पहला भाग है संवैधानिक आयोग या संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं। और जो दूसरा भाग है बिल्कुल आसान है सर, एक तरफ आपने संवैधानिक लिख दिया तो दूसरी तरफ ऑब्वियसली होगा कि गैर संवैधानिक संस्थाएं होगी। गैर संवैधानिक संस्थाएं, ठीक। इन 2 भागों में हम लोगों ने जितने भी सिलेबस में जितनी भी संस्थाएं दी थी उन सभी संस्थाओं को हम लोगों ने इन 2 भागों में बांट दिया। तो अब हम लोगों को समझना होगा कि क्या होती है संवैधानिक संस्थाएं, क्या होती है गैर संवैधानिक संस्थाएं। मैं तो कहता हूं आप इसको समझ जाइए, आप ऑटोमेटिक इस चीज को मुझे समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने मन से बोल दोगे कि सर ये समझ आ गया हम लोगों को, मत समझाइए। लेकिन नहीं, फिर भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको परिभाषा समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं समझ आएगा तो बोलचाल की भाषा में समझेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं की अगर हम लोग बात करें तो संवैधानिक संस्थाएं वे सभी संस्थाएं हैं, मान के चलिए कि किसी लोकतांत्रिक गणराज्य या किसी लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए उसी देश के संविधान में वर्णित या उसी देश के संविधान में जिन भी संस्थाएं, जिन भी बॉडीज का वर्णन उस देश के संविधान में किया गया है, वो सभी की सभी संस्थाएं, वो सभी के सभी आयोग संवैधानिक आयोग या संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। मैं मानता हूं लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ है, एक बार फिर सुनिए कि किसी लोकतांत्रिक देश या किसी लोकतांत्रिक गणराज्य को चलाने के लिए उसी देश के संविधान में जितनी भी संस्थाओं का वर्णन किया गया है, जितनी भी बॉडीज या जितने भी आयोग का वर्णन किया गया है, वो सभी के सभी आयोग, वो सभी की सभी संस्थाएं जो है वो संवैधानिक संस्थाएं है। ये आपका 3 मार्कर हो गया। समझ रहे हैं आप कि अगर मेंस में आए तो परिभाषा ऐसी ही लिखना होता है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। छोड़िए सर, अभी हम मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी आप प्री के हिसाब से बताइए कि हमको बोलचाल की भाषा में कैसे समझना है। तो बोलचाल की भाषा में आप समझिए, आप तो सिंपल सी बात याद रखिए कि हम कहाँ रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। भारत का क्या है? भारत का एक संविधान है, भारत का संविधान है। और भारत के संविधान में जिस भी संस्था का वर्णन है, कहां पर वर्णन? भारत के संविधान में जितनी भी संस्थाओं का वर्णन है, जितनी भी संस्थाओं का वर्णन है, वो सभी की सभी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं। सिर्फ इतनी बात याद रखना है और कुछ याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ निर्वाचन आयोग क्या संवैधानिक संस्था है, तो उठा लेना पॉलिटी की किताब। अगर उस किताब के अंदर आपको निर्वाचन आयोग मिल जाएगा तो इसका मतलब आप समझिए कि वो जो है वो संवैधानिक संस्था है।
भारत का संविधान उठाइए, भारत के संविधान में अगर किसी चीज का वर्णन है तो वो संवैधानिक है, ठीक है। और अगर भारत के संविधान में उस चीज का वर्णन नहीं है तो वो संवैधानिक नहीं है। सिंपल सी बात है, वो सभी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका वर्णन भारत के संविधान में है। तो सर गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या है? तो वो सभी संस्थाएं आप समझ ही चुके होंगे कि वो सभी संस्थाएं जिनका वर्णन भारत के संविधान में नहीं मिलता, वो सभी संस्थाएं क्या है? गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। वर्णन संविधान में नहीं मिलता। कहाँ? वर्णन नहीं मिलता संविधान में, ठीक है। इतनी बातें समझ आई होगी आपको, ठीक। इसके बाद देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है संवैधानिक संस्थाएं आपको समझ आ गई होगी। हम लोग गैर संवैधानिक संस्थाएं वो के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन गैर संवैधानिक संस्थाएं जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, इनको भी दो भागों में बांटा गया। अब ये सर क्या है? दो अलग अलग, आप बोल रहे थे यहाँ खत्म कर देंगे, नहीं, इनको भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया। और ये जो दो भाग है वो है सांविधिक संस्था और दूसरा जो है वो है कार्यकारी निकाय। कार्यकारी निकाय, ठीक है। तो क्या किया सर हमने? सबसे पहले तो जितने भी सिलेबस में जितने भी आयोग दिए हैं उनको दो भागों में बांटा। पहला संवैधानिक और दूसरा गैर संवैधानिक। दूसरा चीज क्या की हमने? दूसरी चीज क्या करी? उठाए गैर संवैधानिक संस्थाओं को और गैर संवैधानिक संस्थाओं को दो भागों में बांट दिया। पहला कार्यकारी निकाय और दूसरा सांविधिक निकाय, ठीक है। तो सर क्या होते हैं सांविधिक निकाय? तो देखिए, सांविधिक निकाय ऑब्वियसली है, कॉन्स्टिट्यूशनल तो होगा नहीं, संवैधानिक तो होगा नहीं क्योंकि संविधान में इनका वर्णन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली है कि ये गैर संवैधानिक है। तो इनके निर्माण के लिए क्या किया जाता है? तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए, मतलब अगर जैसे कोई भी काम है, सरकार को मान के चलिए कि पर्यावरण से संबंधित कुछ काम करना एक विशेष उद्देश्य है, और उस पर्यावरण से संबंधित कुछ काम करने के लिए सरकार के द्वारा किसी संस्था का गठन करना है उन्हें, या कुछ एक ऐसा आयोग बनाना है जो पर्यावरण से संबंधित सारे काम देखे। तो उसके लिए क्या कर रही है सरकार? संसद के दोनों सदन, अब संसद के दो सदन कौन कौन से? संसद के दो सदन, संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा, मैं आरएस लिख दे रहा हूं, और दूसरा जो है वो है लोकसभा, ठीक है। तो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित करते हैं या विधेयक पारित करते हैं, विधेयक पारित करते हैं। अब ये सारी चीजें क्या होती है? जब पॉलिटी पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। आप अभी ये मान के चलिए कि विधेयक एक पेपर है, एक पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि हमें पर्यावरण से संबंधित एक संस्था का निर्माण करना है, पर्यावरण से संबंधित एक संस्था का गठन करना है। वो पेपर जाएगा सबसे पहले लोकसभा में या राज्यसभा, कहीं भी जा सकता है। तो मान के चलिए लोकसभा में वो पेपर गया, वहां जितने भी सांसद बैठे हुए हैं उन लोगों ने कहा कि हाँ, सब लोगों ने बोला कि हाँ ऐसी एक संस्था होनी चाहिए, तो वहां से पास हो गया। उसके बाद वो कागज जाएगा कहां? राज्यसभा में। राज्यसभा में भी आपके सांसद बैठे हुए होते, तो अपर हाउस में जो सांसद बैठे हुए होते हैं उन लोगों ने भी बोला कि हाँ ऐसी एक संस्था का गठन होना चाहिए। तो वहां माना जाता है कि वो जो विधेयक है वो दोनों सदनों से पास हो गया। उसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब उस पेपर के ऊपर सिग्नेचर कर देता है तो वो विधेयक पास माना जाता है, और एक ऐसी बॉडी या एक ऐसी संस्था का गठन सरकार के द्वारा कर दिया जाता है। और जब इस प्रोसेस के तहत जब एक संस्था का गठन होता है तो वो जो संस्थाएं है वो कहलाती है सांविधिक संस्थाएं, ठीक है। सांविधिक संस्थाएं क्या हुआ? सांविधिक संस्थाओं में एक विशेष उद्देश्य के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा विधेयक पारित किया। विधेयक क्या है? एक पेपर है, मान के चल लो। अभी आप इतना समझिए कि वो एक पेपर है, ठीक है, जिसमें सभी नियम कानून लिखे हुए कि किस किस तरीके से उस संस्था का गठन होगा। और वो जब पास हो गया और उसके बाद जो संस्था का गठन हुआ, वो जो संस्था है हमारी वो सांविधिक संस्था है, ठीक है सर। अच्छी चीज़ें समझ आ गई, अच्छा बता दिए आप ये सारी चीज़ें। तो अब ये क्या है? एक नीचे कार्यकारी निकाय, 2 सेकंड, हाँ, तो ये क्या है? कार्यकारी निकाय, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो क्या है कार्यकारी? अब बचा क्या हमारा? अब बचा हमारा कार्यकारी निकाय।
ठीक, तो अब क्या फर्क है सर संवैधानिक सांविधिक और कार्यकारी निकायों में क्या अंतर है? तो सांविधिक संस्था के लिए हम लोग एक बिल पास कर रहे थे, लोकसभा जा रहा था, वो बिल राज्यसभा जा रहा था, राष्ट्रपति के पास जा रहा था, उसके बाद उस संस्था का गठन हो रहा था। लेकिन अगर कार्यकारी निकाय का भी उद्देश्य वही होता है कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि उसके लिए बिल पास करे। सरकार चाहती है कि बहुत आसानी से वो संस्था का गठन हो जाए। तो कार्यपालिका आदेश मतलब आदेश दिया जाता है, आसानी से समझेंगे, आदेश। अब ये आदेश कौन देगा? तो कार्यपालिका। कार्यपालिका के द्वारा एक आदेश, अब आदेश में भी क्या होगा? आदेश में भी एक पेपर के ऊपर लिखा रहेगा कि एक ऐसी संस्था का गठन करिए एक विशेष उद्देश्य के लिए, कि मान के चलिए, फिर अपन एग्जांपल ले लें पर्यावरण से संबंधित। बोला कि पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके निदान के लिए एक संस्था का निर्माण करना है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम राज्यसभा जाए, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोकसभा जाए, हमें तो अभी के अभी बनाना है। तो कार्यपालिका क्या करती है? एक पेपर के ऊपर आदेश देती है और आदेश के तहत एक निकाय की स्थापना कर दी जाती है, एक निकाय का गठन कर दिया जाता है। और ऐसे जो निकाय है वो क्या कहलाते हैं? कार्यकारी, क्योंकि एक विशेष उद्देश्य के लिए इनका गठन किया जाता है और जैसे ही वो उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो ये जो कार्यकारी निकाय है वो ऑटोमेटिकली समाप्त कर दिया जाता है, या कार्यपालिका के द्वारा ही उसे खंडित कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अब आप लोगों को समझ में जो चीज नहीं आ रहा होगा वो है कार्यपालिका, कि ये कार्यपालिका क्या है सर। सारी चीजें तो ठीक है, आपने जब संसद गए दोनों सदनों के बारे में बताया, तो ये कार्यपालिका भी समझिए। तो ये कार्यपालिका भी जो है वो दो टाइप की होती है, इसको भी आपको समझना होगा। एक होती है स्थायी कार्यपालिका और दूसरी होती है अस्थायी। ठीक इसको बहुत अच्छे से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो दो चीजें होती है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि इस देश को चलाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक होती है विधायिका और दूसरी होती है कार्यपालिका। विधायिका का काम होता है इस देश को चलाने के लिए नियम बनाना, कानूनों का निर्माण करना, और कार्यपालिका का काम होता है विधायिका के द्वारा बनाए गए नियम, विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को इम्प्लीमेंट करना या इस देश में लागू कराना, जनता के ऊपर उनको लागू करना। ठीक है, तो सर आप तो बता रहे थे कि जो विधायिका है, वो जो नियम कानून है वो राज्यसभा और लोकसभा बनाते हैं, तो बिल्कुल राज्यसभा और लोकसभा जो है वो विधायिका का ही अंग है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन है? तो कार्यपालिका को हम लोगों ने जब दो भागों में बांटा, पहला भाग स्थायी और दूसरा भाग अस्थायी। तो स्थायी में आप देखेंगे कि जितने भी नौकरशाह है इस दुनिया के, चाहे वो यूपीएससी से आ रहा हो, चाहे एसएससी से आ रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से आ रहा है, या जितनी भी स्टेट के जो भी आयोग है उसके तहत जितने भी नौकरशाह इस देश में आते हैं वो सभी के सभी एक स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, मतलब ये क्या काम करते हैं? तो ये काम करते हैं जो भी विधायिका के द्वारा जितने भी नियम बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। आप अगर देखेंगे एक डिप्टी कलेक्टर क्या काम करता है, एक डीएसपी क्या काम करता है, एक नायब तहसीलदार क्या काम करता है, या एक पुलिस ऑफिसर क्या काम करता है, तो ये वही काम करता है कि विधायिका के द्वारा अगर कोई नियम बनाया जाता है तो उसको लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, या इस देश में या उसके क्षेत्र में उस नियम कानून को वो इम्प्लीमेंट करता है। सर ये चीज़ें तो समझ आई, लेकिन स्थायी अस्थायी क्या है? तो आप समझिए, एक नौकरशाह एक बार जब यूपीएससी से अगर कोई इंसान सेलेक्ट हो जाता है तो वो स्थायी होता है, उसे हटाया नहीं मतलब हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका 5 साल का कार्यकाल है तो 5 साल बाद उसे बदल दिया जाएगा, तो वो एक स्थायी रूप में है। तो सर ये अस्थायी कार्यपालिका क्या है? तो अस्थायी कार्यपालिका में जितने भी आपका मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या अगर राज्य में बात करें तो राज्य की जितनी भी मंत्री परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं, इंक्लूडिंग सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ, हमारे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के सहित,
तो ये लोग जो होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। अब अस्थायी क्यों बोल रहे हैं हम लोग इनमें, क्योंकि अस्थायी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर 5 साल में इस देश में चुनाव होता है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो, हर 5 साल में चुनाव होता है और हर 5 साल के बाद जनता डिसाइड करती है कि कौन इस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा और कौन इस मंत्रिपरिषद का सदस्य बनेगा। ठीक है, तो स्थायी और अस्थायी कहने का मतलब यही है कि 5 साल के बाद इन्हें बदल दिया जाता है, और स्थायी कहने का मतलब यह है कि जितने भी नौकरशाह है इस देश के वो स्थायी कार्यपालिका का अंग होते हैं। यहाँ ये चीज़ समझाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपको कार्यकारी निकाय समझ आए कि कार्यकारी निकाय का गठन कैसे होता है। तो कार्यकारी निकाय का गठन होता है आदेश के द्वारा। कौन आदेश देता है? कार्यपालिका आदेश देती है, एक पेपर के ऊपर लिखती है, बोलचाल की भाषा में आप समझिए कि एक पेपर के ऊपर लिखती है कि एक ऐसे आयोग का गठन होना चाहिए, उदाहरण के तहत कि पर्यावरण से संबंधित एक ऐसे से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए एक ऐसे आयोग का गठन होना चाहिए। तो ऐसा आदेश देती है, और जब ऐसा निकाय बन जाता है तो ऐसे निकायों को क्या कहा जाता है? कार्यकारी निकाय कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा क्या क्या पढ़ लिया। एक बार रिवाइज करिए कि सबसे पहले जितने भी सिलेबस से संबंधित जितने भी आयोग थे उनको, हाँ सर, हाँ, सिलेबस से संबंधित जितने भी आयोग थे उनको हम लोगों ने सबसे पहले 2 भागों में बांटा, संवैधानिक, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक जो आयोग थे उनको फिर से 2 भागों में बांटा, कार्यकारी निकाय और सांविधिक निकाय। इन सब को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, सिलेबस आपको डिटेल में समझा दिया। अब इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जल्दी जल्दी समझा, तो मैं ऑलरेडी सब कुछ चुका हूं, लेकिन हम लोग इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग यहां पर देख लेंगे स्लाइडों में। ठीक, सबसे पहली चीजें वही क्या? संवैधानिक संस्थाएं, जो मैं आपको ऑलरेडी ही समझा चुका हूं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कि क्या, कि इनका जो गठन है या इनका जो निर्माण है, संवैधानिक प्रावधान, ऐसे प्रावधान जिनका उल्लेख कहां मिलेगा? संविधान में मिलेगा। तो ऐसे सभी संस्थान जिनका उल्लेख संविधान में मिलेगा या उनका निर्माण या उनका गठन जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार हुआ है, वो सभी की सभी जो संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाएंगी। और इनमें अगर कुछ भी चेंज करना हो तो भारतीय संविधान की बहुत ही अच्छी एक प्रोसेस, या कहें कि संविधान में जब भी कुछ चेंज करना होता है तो उस प्रोसेस से हमें गुजरना होता है, और उसे कहा जाता है संविधान संशोधन की प्रोसेस। तो जब संविधान हम लोग देखेंगे उस समय जब इसको समझेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे सिलेबस के लिए इसको माना जाता है, हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो अभी आप समझिए कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है कि संविधान में यूं ही बदलाव नहीं किया जा सकता, एक विशेष बहुमत से बिल को पारित किया जाता है। विशेष बहुमत को भी हम लोग समझेंगे। अभी आप इतना बस मानिए कि संविधान में कुछ भी चेंज करना हो तो हमें इस प्रोसेस से गुजरना होगा, संविधान संशोधन के प्रोसेस से गुजरना होगा, और ये बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस मानी जाती है। इतना आसान नहीं होता संविधान को चेंज करना, जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी बस आप इतना मानिए कि संविधान संशोधन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा इन संस्थाओं में अगर कुछ चेंज करना है, क्योंकि ये सभी के सभी जो है वो संविधान में इनका वर्णन है। अब क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स है, तो एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 148, वित्त आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, एसटी आयोग, एससी आयोग, ओबीसी आयोग, यूपीएससी और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये सभी जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये संविधान में इन अनुच्छेदों में इनका वर्णन मिलेगा। अब इनको संवैधानिक संस्था इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके लिए स्पेसिफाई एक आर्टिकल दिया हुआ है संविधान में। इन सभी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको समझिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सांविधिक संस्थाएं क्या होती है? सब बस 2 स्लाइडें बची है। 5 मिनट दीजिए। अरे सर हो गया, ये लास्ट स्लाइड है, ये खत्म। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि सांविधिक संस्थाएं क्या क्या है। तो सांविधिक संस्थाएं भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि विधायिका में या संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में एक बिल पास करके इनका निर्माण किया जाता है या इनका गठन किया जाता है। इनके उदाहरण क्या है, तो इनके उदाहरण में हम लोग देखेंगे लोकपाल, सीबीआई, राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग, सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,
राज्य मानव अधिकार आयोग और सतर्कता आयोग, ये सभी के सभी जो है वो सांविधिक संस्थाओं के उदाहरण हैं। कार्यकारी निकाय भी मैं आपको समझा ही चुका हूं, बस यहां पर मैं काम कर रहा हूं स्लाइड चलाने का। किसके आदेश से? कार्यपालिका के आदेश से गठित निकायों को कार्यकारी निकाय कहा जाता है, और इसके जो उदाहरण हैं वो नीति आयोग, और आरंभ में इससे पहले जो है वो सतर्कता आयोग भी एक कार्यकारी निकाय हुआ करता था, लेकिन अब उसे सांविधिक निकाय के एक विधेयक बिल पास करके उसे सांविधिक निकाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। जो भी सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई कि कितने टाइप्स के निकाय होते हैं, कितने टाइप्स की हमारे पास संस्थाएं हम लोगों को पढ़ना है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, और कैसे 3 मार्कर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, 5 मार्कर्स या 11 मार्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे चुनाव आयोग के बारे में, हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप से चुनाव आयोग का गठन होता है, कैसे चुनाव आयोग के बारे में कैसे गठन होता है, कितना इनका कार्यकाल होता है, और क्या क्या काम चुनाव आयोग करता है। ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से क्लास समझ आई होगी, और इसी तरीके के लेक्चर्स या हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए। ये सारी जो स्लाइड्स है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।